ये कहानी है मीनापुर गांव में रह रहे बलराम की, जो हर रोज सुबह जाकर आसपास के गांव में चूड़ी बेचा करता था। और ऐसे ही एक दिन शाम से रात हो जाती है, लेकिन बलराम घर वापस लौट कर नहीं आता। तभी मधु अपनी बेटी रमा से कहती है, अरे बेटा, जरा बाहर झांक के देखियो, कहीं तेरे पापा तो नहीं आ रहे हैं। इतनी रात हो गई है, ना जाने अभी तक कहाँ हैं वो। नहीं, पापा तो दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी बलराम का इंतजार करते हुए सो जाती हैं। और फिर अगली सुबह, देख, तेरे पापा अभी तक नहीं आए हैं। अब तो मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ होंगे। आज से पहले ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। चलो ना माँ, हम मोहन चाचा से जाकर बात करते हैं। पापा अभी तक नहीं आए, क्या पता वो हमारी उन्हें ढूंढने में कुछ मदद कर पाए। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बाद गांव में रह रहे मोहन के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताती है। मोहन उनकी बात सुनकर बलराम को ढूंढना शुरू करता है और जगह जगह पोस्टर भी लगवा देता है। लेकिन ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और बलराम का कुछ अता पता नहीं मिलता। फिर एक दिन मोहन उनके घर आता है। भाभी जी, अब मैं क्या कह रहा था, अरे भैया कहाँ गए कोनो पता नहीं है। और लेकिन छोटी गुड़िया को पालने के लिए आपको कोनो काम तो करना ही होगा, वरना आप लोग अपना गुजारा कैसे करोगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ क्या। खाने के लिए अब पैसे भी खत्म हो गए हैं और कोई काम भी नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं। भाभी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना भैया का काम चालू कर दो। वो भी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ बनाकर बेचने जाते थे, तो आप भी बनाकर बेचना शुरू कर दो। मोहन, तुम कह तो सही रहे हो। घर में बची हुई कुछ चूड़ियाँ रखी है, तो मैं आज से ही चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। मधु को मोहन का चूड़ी बेचने का सुझाव सही लगता है और वो घर में रखी चूड़ियाँ गांव में जाकर बेचना शुरू करती है। पहले दिन उसकी कोई खास बिक्री नहीं होती। ऐसे ही अगली सुबह जब वो चूड़ी बेचने जाती है तो वहाँ कुछ औरतें उसे कहती हैं, अरे बहन, कैसी दी है ये चूड़ियाँ? 10 रुपए की 1 दर्जन है, एक बार खरीद कर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अरे दैया, इतनी महंगी! और ये चूड़ियाँ तो कुछ खास भी नहीं लग रही हैं। इतना तो रंग सा उतरा हुआ है। देख, अगर तुझे बेचनी ही है तो 5 रुपए में दे दे, हम तीनों खरीद लेंगी। और वैसे भी बाजार में इससे कम दाम पर मिल रही है ये। तीनों औरतें मिलकर मधु को बेवकूफ बनाकर सस्ते दाम पर वो चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। मधु चूड़ियों के दाम से अनजान थी, क्योंकि बलराम ही उसे चूड़ियाँ लाकर पहनाता था। ऐसे ही अगले दिन सुबह मधु चलते चलते आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। तभी उसकी आवाज सुनकर एक औरत घर से बाहर आकर उसे रोकती है। बहन जी, कितने में दी हैं ये चूड़ियाँ? ले लो, आपके लिए सस्ती लगा दूंगी। वैसे 10 की दर्जन है, मगर आपको मैं कम में दे दूंगी। ठीक है, तो 2 दर्जन दे दो। मधु उसे चूड़ी देकर शाम में जब घर आकर देखती है तो वो पैसे नकली निकलते हैं। बेचारी के साथ ऐसे ही लोग हेरा फेरी करते और यहाँ गांव में उसका कुछ काम भी नहीं चल रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मोहन उसके घर आता है और मधु उसे सारी बात बताती है। तभी मोहन उसे कहता है, भाभी, क्यों ना आप दूसरे गांव जाकर चूड़ियाँ बेचो, जैसे भैया बेचा करते थे। मोहन की बात सुनकर मधु बाजार जाकर चूड़ियाँ खरीद कर लाती है और अगले दिन सुबह अपनी बेटी को मोहन के पास छोड़कर नदी पार कर दूसरे गांव चूड़ियाँ बेचने निकल जाती है। ये चूड़ियाँ तो बहुत ही प्यारी है। बिल्कुल ऐसी ही चूड़ियाँ ना एक आदमी आया करता था गांव में बेचने। मधु उसकी बात सुनकर सोचती है कि कहीं यहाँ बलराम तो नहीं आए थे। क्या सोचने लग गई? मुझे ये चूड़ियाँ खरीदनी है। कितने की हैं ये चूड़ियाँ? 10 रुपए दर्जन है। ठीक है, तो तुम मुझे ना 3 दर्जन दे दो। मधु की आते ही उस गांव में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। ऐसे ही शाम होने को होती है, वो घर की ओर वहाँ से निकल रही होती है।
तभी एकदम से तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। मधु बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ देखती है, तभी उसकी नजर वहाँ एक झोपड़ी पर पड़ती है। मधु उस झोपड़ी में जाती है जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, कौन है तू और यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही है? अम्मा जी, मैं अपने गांव से यहाँ चूड़ियाँ बेचने आई थी। घर की ओर निकल ही रही थी कि अचानक तेज बारिश आ गई और मुझे आपकी झोपड़ी दिखी और मैं यहाँ ही आ गई। सही किया जो तू यहाँ आ गई। वैसे भी रात होने वाली है और इतनी तेज बारिश में कहाँ जाती। आज तो यहीं रुक जा और सुबह होने के बाद चली जाइयो। मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। जरा दिखा तो सही, ये चूड़ियाँ कैसी हैं? मधु खटिया पर बैठकर बुढ़िया को चूड़ी दिखाने लगती है। अरे चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। तुझे पता है हमारे गांव में भी एक चूड़ी वाला आता था। बिल्कुल ऐसे ही चूड़ियाँ बेचा करता था, लेकिन पता नहीं कुछ समय से वो आ क्यों नहीं रहा। वो जब भी यहाँ आता था मुझसे मिलकर ही जाता था। बहुत अच्छा बालक था वो। कहीं बलराम ही तो नहीं थे? लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वही इस गांव में चूड़ियाँ बेचने आया करते हो सकता है कोई और हो। अरे बिटिया, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ नहीं अम्मा, बस अपने पति के बारे में सोच रही हूँ। ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरी सारी मुश्किलों को आसान कर दे वो। मधु और बुढ़िया दोनों बातें करके सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह मधु बुढ़िया से अलविदा लेकर अपनी चूड़ी बेचने के काम पर निकल जाती है। ऐसे ही चलते हुए उसे एक चाय का स्टॉल दिखता है। वो वहाँ जाकर चाय पीती है और अपनी चूड़ियों की पोटली जैसे ही वहाँ रखती है, उसकी गांठ खुल जाती है। दुकानदार चूड़ियाँ देखकर कहता है, बहन जी, आपकी ये चूड़ियाँ देखी देखी सी क्यों लग रही हैं? बिल्कुल ऐसी ही चूड़ियाँ एक भैया यहाँ बेचा करते थे, लेकिन पता नहीं इतने समय से क्यों नहीं आ रहे अब। भैया क्या वो देखने में लंबे चौड़े पतले से थे? हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन काफी महीनों से उन्हें गांव में देखा नहीं। मधु दुकानदार की बातें सुनकर ये तो समझ गई थी कि बलराम इसी गांव से गायब हुए हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए उसी गांव में रहकर सबसे पूछती है कि क्या पहले कभी किसी ने चूड़ी बेचने वाले लंबे से इंसान को इस गांव में देखा है। ऐसे ही बलराम को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मधु जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं उसके पैर में सांप काट लेता है, जिसकी वजह से वो चीखते हुए बेहोश हो जाती है। वहां से कुछ औरतें गुजर रही होती हैं और उसकी चीख सुनकर उसके पास जाकर उसे अपने आश्रम में ले आती हैं। ये हमें जंगल के पास बेहोश मिली, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। तुमने बिल्कुल सही किया। वैसे भी ये आश्रम लोगों के इलाज के लिए ही है। जहर तो मैंने निकाल दिया है, बस कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा और इसके होश में आने पर इसे कुछ खिला पिला देना। पता नहीं बेचारी कहाँ से आई है, कब से भूखी होगी। जी ठीक है, परंतु इसके पास हमें ये चूड़ियों की पोटली मिली। लगता है गिरने की वजह से कुछ चूड़ियाँ टूट गई है। बेचारी का काफी नुकसान हो चुका है। अरे बेटा, इसकी जान से ज्यादा तो कीमती नहीं थी ना चूड़ियाँ। ऐसे ही सुबह हो जाती है और मधु खुद को एक आश्रम में देखती है। उसके चारों तरफ काफी लोग होते हैं और वो रात वाली औरत उसके पास आकर उसे सब बताती है कि किस तरह से वो बेहोश हुई थी, तो उसे वो यहाँ ले आए। कुछ ही देर बाद, बेटा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बाबा मैं ठीक हूँ, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा धर्म है। ये आश्रम देख रही हो, ना जाने कितने सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम रात को जंगल में अकेले क्या कर रही थी? मधु शुरू से आखिर तक
अपनी सारी कहानी बताती है कि यहाँ तक कैसे और किसे ढूंढते हुए पहुंची। मधु की बात सुनकर वेद कहता है, तुम ऐसा करो, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिलते तब तक तुम इसी आश्रम में रहो और अपनी चूड़ी बेचने का काम यही आश्रम के बाहर शुरू कर लो। आपका शुक्रिया भी कैसे अदा करूं? आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी। आपका बहुत धन्यवाद। वेद की बात सुनकर मधु आश्रम के बाहर चूड़ियां बेचने लगती है और शाम होते ही वो अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद एक औरत उसे खाना देकर जाती है और कहती है कि उसे वेद जी ने बुलाया है। जब मधु कमरे से बाहर जाती है तो एक आदमी गलती से एक जैसे कमरे होने के कारण अपना कमरा समझ उसमें घुस जाता है और वहां खटिया पर रखी चूड़ियां देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां मधु आती है और उसे उल्टा बैठा देख कहती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरी इन चूड़ियों के साथ क्या कर रहे हो? मधु की आवाज सुनकर जैसे ही वो आदमी पलटता है उसे देख मधु हैरान हो जाती है। आप यहाँ कैसे? और ये आपने पट्टी कैसे बांधी है? तुम यहाँ कैसे? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आपके जाने के बाद मैंने चूड़ियां बेचने का काम शुरू कर दिया और गुड़िया को मोहन भैया के पास छोड़कर आई। यहाँ आकर पता चला कि आप इसी गांव में गायब हुए थे। क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे और गुड़िया के बिना कैसे रहा ये तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन आप कहाँ थे? इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप मिले ही नहीं। आप थे कहाँ और आपके साथ क्या हुआ था? बलराम मधु को रोता देख शुरू से सारी बात बताता है कि ऐसा क्या हुआ था जो वो यहाँ आ पहुँचा। तुम्हें पता है, जब मैं चूड़ियां बेचने के लिए निकला था ना, तो मेरी बिक्री बहुत अच्छी हुई। तो मैंने सोचा कुछ चूड़ियां बच गई है, इसे दूसरे गांव जाकर बेच आओ। और इस गांव में मैं बेचने के लिए आया और जब मैं चूड़ियां बेच के जा रहा था तो रात ज्यादा हो गई, जिसके कारण जंगल के रास्ते मैं जाने लगा। तभी कुछ गुंडे मेरे सामने आ गए और फिर अबे ओ, तेरे पास जितना पैसा है वो मुझे दे और चुपचाप से यहाँ से 9-2-11 हो जा। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो एक चूड़ी बेचने वाला हूँ, मेरे पास भला क्या ही हो सकता है। अब बहुत हो गया तेरा ये मेलोड्रामा, अब इसको बंद कर और चल, जो भी है जल्दी निकाल, वरना ये चाकू तेरे आर पार कर दूंगा, समझा क्या? भैया मुझे जाने दो। मेरे घर पे मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे मारकर आपको क्या ही मिल जाएगा, जाने दो मुझे। गुंडे को लगता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ये हमसे बचने के लिए बहाना बना रहा है। अब तू सीधी तरह मानेगा या दूसरा रास्ता अपनाऊं? अबे तेरा क्या जीजा लग रहा है जो बातों में लगा हुआ है? अबे इसका काम तमाम कर दे। गुंडे उसकी एक बात नहीं मानते और उसके पेट में चाकू से वार कर और उसके शरीर पर भी कई वार करके उसके पैसे लेकर भाग जाते हैं। बेचारा बलराम कुछ नहीं कर पाता, उसे तो ना लड़ाई करनी आती थी, ना उनसे बचने का कोई रास्ता उसे सूझा। ऐसे ही कुछ देर बाद वहां से एक वेद गुजर रहे होते हैं। उनका पैर किसी चीज से टकराता है और वो उन्हें खून में लथपथ एक आदमी नीचे पड़ा मिलता है। अरे ये घायल व्यक्ति इतनी रात में यहाँ कैसे? इसे जल्दी से आश्रम ले जाना होगा। जैसे तैसे करके वेद जी उसे आश्रम में लाते हैं और उसका इलाज करना शुरू करते हैं। उसके पेट में चाकू के इतने जख्म होते हैं कि उसे कुछ दिन बाद होश आता है। मैं ये कहूँ, लगता है कुछ गुंडों ने तुम पर चाकू से वार किया था। तुम मुझे बहुत बुरी जख्मी हालत में मिले थे। मैं तो तुम्हें इस आश्रम में लाया। मैं एक वैद्य हूँ, मेरा काम ही लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना है। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, मुझे जाना होगा, वरना वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। मुझे जाना है। अरे भगवान, ये क्या किया तूने? मैं तो जाने की हालत में भी नहीं हूँ।
मेरे बिना क्या हालत हो गई होगी उनकी। वेद उसे समझाता है कि वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं है। अगर उसने जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो उसके पेट के टांके कट जाएंगे और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जब तुम पूरी तरह सही हो जाओगे तभी तो अपनी फैमिली के साथ रह सकोगे। ठीक हो जाओ फिर चाहे तुम यहाँ से चले जाना, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। बलराम शुरू से आखिर तक की सारी बातें मधु को बता देता है और मधु अपने पति के साथ वेद जी के पास जाकर बताती है कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो यही है। ये सुनकर वेद भी बहुत खुश होते हैं और तभी मधु कहती है, बाबा क्या मैं इन्हें अपने साथ वापस लेके जा सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ बेटा, अब तो तू इससे अपने साथ घर ले जा, क्योंकि एक पत्नी से ज्यादा अच्छा ख्याल पति का कोई नहीं रख सकता। वैसे भी अब ये ठीक है, चलने के हालत में भी है। इसे अब तेरे थोड़े से सहारे की जरूरत है बस। वेद जी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और वेद का आशीर्वाद लेकर वहां से अपने घर की ओर रवाना होते हैं। कुछ ही घंटे में घर पहुंचकर सभी गांव के लोग दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और बलराम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वहीं उसकी बेटी और पत्नी अब एक साथ सुखी परिवार की तरह रहते हैं और ऐसे ही मधु चूड़ियां बेचने का काम आगे तक करने लगती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।